2008 में सैन्य राशन घोटाला 5000 करोड़ का। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में घोटाला। ये क्या पढ़ रहे हो बच्चे लोग? ये तो मैंने स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया है वरना ये सब घोटाले के बारे में तुम्हें भी पता होता। चलिए आज बताएंगे, वहां जाके बैठ जाइए, अभी तुम्हारे पूरा घोटाले का राशन बताएंगे हमें, ठीक है, कैसे हुआ था, वहां जाके बैठ जाइए। अब देखिए 2008 में सैन्य राशन घोटाला 5000 करोड़ का था। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 95 करोड़ का घोटाला। 2008 में हसन अली हवाला घोटाला 39,120 करोड़ का घोटाला। 2009 में उड़ीसा खदान घोटाला 7000 करोड़ का। लिस्ट इतनी लंबी है कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही सारा ताम जाम खोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ऐसे दोस्त आज के टॉपिक या आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो है अच्छा शासन यानी कि सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे हम। पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार या एक अच्छा शासन कहते किसे। हम दोस्त प्राचीन समय से शासन को सुनते आ रहे हैं कि राजा महाराजा का टाइम मिडिएवल पीरियड में आए हम तो शासन थोड़ा तानाशाही हो गया था, राजा थोड़ा तानाशाही डिक्टेटरशिप वाला शासन हो गया था। लेकिन जब मॉडर्न पीरियड के आए तो शासन तो ठीक हुआ लेकिन ये भ्रष्टाचार ने शासन का पूरा खोखला कर दिया। यही भ्रष्टाचार की लिस्ट में आज आपको पूरा बता भी दूंगा और सब कुछ समझाऊंगा। एक दुर्भाग्य दोस्त हमारे देश की ये है कि सिलेबस में तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, उन अच्छे बातों को शामिल नहीं किया गया। जैसे कि अभी देखा आपने, बच्चे तक को पता नहीं है कि हमारे देश में घोटाला क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों आज पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा गुड गवर्नेंस है। अगर दोस्त एनएस क्लास 12th में हो तो 23 है, 23वां चैप्टर है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3rd सेमेस्टर में हो तो आपके पास भी टॉपिक है सुशासन यानी कि सुप्रशासन, ठीक है। चलिए दोस्तों टॉपिक करते हैं स्टार्ट हम गुड गवर्नेंस। ऐसे कहते कैसे हैं गुड गवर्नेंस? गुड मतलब अच्छा, गवर्नेंस मतलब शासन, गवर्नर, शासन, गवर्नेंस, है ना। चलिए हम पहले बात करते हैं अच्छा शासन का मीनिंग क्या होगा। एक अच्छा शासन जो शासन करने वाला है, जब वो लोगों को जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शासन करता है तो वो अच्छा शासन कहलाता है। यानी कि जो सरकार है, सरकार लोगों की जिंदगी को बिल्कुल बेहतर बनाने के लिए उनके हेल्थ को, एजुकेशन को, डिफेंस को अच्छे तरीके से करे और लोगों की प्रोग्रेस करने के लिए काम करे। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले गवर्नमेंट में। एक एक इंसान, उस देश का हर एक कोने वाला इंसान भी, उसको भी फायदा पहुंचे, चाहे बैकवर्ड का हो या माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो या वुमेन्स हो या एसटी हो या एससी हो, सभी क्लासेस के लोगों का फायदा हो। ऐसे ही सरकार जब पूरे देश की तरक्की के लिए काम करे, बेहतरीन के लिए काम करे, दैट इज नोन एज गुड गवर्नेंस। क्या कहते हैं उसको? अच्छे प्रशासन या अच्छा शासन, जो मर्जी छो आप कह लो, है ना। लेकिन आज हम ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जब हम दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स की, जब हम एक अच्छा शासन कैसा हो, इसकी खास बात क्या हो, तब हम कहेंगे हाँ उस देश का शासन बहुत अच्छा शासन है ना। चलिए अच्छे शासन की विशेषता क्या होगी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड गवर्नमेंट क्या होगा दोस्तों? गुड गवर्नमेंट का एक अच्छा, सोचो जरा एक बार, हम पहले अपने तरीके से सोचते हैं। अच्छा शासन वही होगा जो देश की हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। इच्छाओं के साथ साथ जो एक मतलब बेसिक नीड्स है वो तो सब पूरा कर देते हैं, लेकिन लोगों की इच्छाओं को भी तो पूरा करे। आज अमेरिका है इतना ज़्यादा आगे क्यों है? इतना अमेरिका क्यों है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है इसलिए आगे है? कौन कहता है अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है? पता है आप सभी को कि भारत का 216 अरब डॉलर अमेरिका के ऊपर कर्ज है। सुनना जो बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 1 ट्रिलियन अरब डॉलर जापान और चीन का अमेरिका के ऊपर कर्ज है। तो अमेरिका क्या इस कर्ज में भी तो डूबा है अमेरिका भी यार। सही सब कुछ नहीं है एक देश को अमीर बनाने के लिए। पैसे के अलावा दोस्त टेक्नोलॉजी, उस देश के अंदर फ्री करप्शन होना चाहिए, है सभी क्लासेस के लोगों की तरक्की के लिए, बेहतरीन के लिए, पर कैपिटा इनकम को, तो बहुत चीजें इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो देश अमीर है ना। आप देख लो यार, किसी के पास पैसा तो है लेकिन वो खुश नहीं है, तो किस बात का पैसा, समझे? तो पैसा ये चीज डिसाइड नहीं करती। अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की तो करप्शन फ्री इंडिया जब बन जाएगा, अच्छा शासन हो जाएगा। और आपको दोस्तों पता है कि राजीव गांधी की बुलाई याद है कि ऊपर से 100 रुपये जाता है लेकिन 85 रुपये 85 रुपीज तो बीच में रह जाता है और 15 रुपये पहुंच पाता है। यानी कि प्रशासन में ही दिक्कत है। जब ऊपर तक करप्शन होगा तो देश तो करप्शन में पूरे दिमाग लग जाएगा और करप्शन क्या कर देगा, देश को पूरा खोखला करता चला जाएगा। है लोकपाल बिल, इसमें एक बिल था भाई, देख लो ना, अन्ना हजारे का आंदोलन, और उस आंदोलन की वजह से केजरीवाल जी आए, हाँ दिल्ली में अच्छा काम भी किया। तो ऐसे पूरे भारत के लिए होगा ना यार, है ना। चलिए तो करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। तो इसका एक मेन फीचर है ये। पहला फीचर क्या है सुशासन का? जिस देश के अंदर करप्शन ना हो उस देश की सरकार गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छी सरकार कहलाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है? न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय होना चाहिए, यानी कि सभी डिसीजन हो कानून के बेस पे। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाला है अंबानी अंडानी सरकार को ये चलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या हो, जस्टिस पे पूरी गवर्नमेंट चलती हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का शासन होना चाहिए। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी थर्ड फीचर क्या है, लोक कल्याणकारी प्रशासन होना चाहिए। बहुत बच्चे सोचते हैं लोक कल्याणकारी का मतलब क्या होता है, सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ने इसका बहुत जरूरी होता है। देखो जब दोस्तों पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं हम, तो पब्लिक वेलफेयर में सभी कुछ आता है, चाहे लोगों की डिफेंस की बात है, लोगों की एजुकेशन की बात है, सोशल सिक्योरिटी की बात है ना, एंड बेसिक नीड्स जो फंडामेंटल नीड्स लोगों की, ये फुलफिल की सबसे बड़ी चीज़ होती है ये, है ना। तो डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड दोस्त हेल्थ हो गया। एजुकेशन और डिफेंस ये तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है, एक बेसिक फंडामेंटल नीड्स है, कपड़ा रोटी मकान तो सब नीड्स से होता है। तो पब्लिक वेलफेयर की बात करें या लोक कल्याणकारी की बात करें, जब लोगों की कल्याण के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार या नियम ऐसा कुछ बनाती है जाके लोगों का क्या हो, एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में, सोशल सिक्योरिटी में, फंडामेंटल नीड्स में सब कुछ क्या हो, ये समय फुलफिल हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, सभी लोगों की जरूरतें पूरी होना, नीड्स पूरी होना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कानून व व्यवस्था। उस एरिया में, हमारे हर एक एरिया के अंदर, चाहे कोने कोने सा कोई सा भी एरिया हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, कहीं पे भी यार, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह क्या हो, कानून का शासन हो और प्रशासन फोन की घंटी पे ना रुक जाए। प्रशासन हर वो काम समय पे करे। हाथरस में केस हुआ था निकिता जी का, है सब जानते हो यार, रेप का घटना था वो। अब आईएएस ऑफिसर वहां पे ये कह रहा, अरे कि कोरोना से मर जाती तो क्या मिल जाता, अरे रेप से मेरी मुआवजा तो मिल गया, मामले को रफा दफा करो। देख लो प्रशासन की जब दोस्तों जब ये नियत होगी, है ना, तो है ना। अब देखो यार वो यूपीएससी करके वो वहां तक पहुंचा, वो उसकी ये सोचती है, हाँ उसके बाद में हाँ चलो सस्पेंड किया गया, ये सब हुआ, लेकिन फिर भी एक मेंटलिटी होती है यार कि जो देश को चलाने वाले ही ऐसा काम कर रहे हैं, वो करप्शन में है लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिले हुए हैं, तो एक देश कैसे तरक्की कर सकता है। भारत के अंदर है चाटू कारेटा के बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, इस समय भी बता रहा हूँ यार, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कानून का शासन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए काम करे, ना कि जिनको लोगों ने बनाया है उनके लिए काम करे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करे। ये तो ध्यान रखना है। तो ये इसके मेन में फीचर्स रहे। अब बात करते हैं कि अच्छे शासन को बनाने के लिए, चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी समय समय पर रिपोर्ट्स जारी किए गए, उनके द्वारा ही बात किए गए। अब देखो वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनका काम क्या है, दुनिया के अंदर प्रमोट करते हैं प्राइवेटाइजेशन को, है, और लोगों को ऐसे प्रमोट करते हैं कि लोन लो हमसे। और देखो वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब IMF वगैरह पे ये दुनिया को लोन देते हैं। अब जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक छोटे छोटे लोन देता है, सड़क पानी बिजली के लिए लोन देता है। IMF हो गया, ये BOP के लिए लोन देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए। मान लो किसी देश का क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है लेकिन एक्सपोर्ट कम हो रहा है, यानी कि हम अपने देश से सामान बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, किसी और देश से बहुत ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो हमारा जो विदेशी भंडार होगा उस देश में चला जाएगा, तो दोस्तों हम तो कर्ज में डूब जाएंगे। और हम सामान बहुत कम बेच रहे हैं लेकिन खरीद ज्यादा रहे, तो इससे क्या होगा, हमारा BOP बिगड़ जाएगा। तो BOP को ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस बनाने के लिए IMF लोन देता है। अब ये लोन देगा तो फ्री में लोन देगा नहीं, आपको कुछ शर्त रख देगा। इस शर्त की वजह से क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्री है इनका डेवलपिंग कंट्री पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अधिकार हो जाता है, इसको कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। अब हम बात करते हैं पहले कि समय समय पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, किसके लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। चलिए क्या कहते समझते हैं हम कि इन्होंने क्या कहा। वर्ल्ड बैंक का सिंपल ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन करो, दुनिया के तमाम देशों के लिए अपने देशों का दरवाजा खोल दो, ट्रेड फ्री होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर दो, मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सरकार लाइसेंस को हटाए, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए लाइसेंस लगा दे, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म कर दे। और जो है कस्टम ड्यूटी कम से कम करनी चाहिए, टैक्स कम से कम होना चाहिए, ताकि ट्रेड को प्रमोट मिले, ट्रेड थोड़ा प्रमोट हो, जिससे कि क्या हो, एक देश तरक्की भी कर सके। क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रोजगार का साधन नहीं होगा। तो ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। ऐसे तो समय समय पे कुछ और रिपोर्ट्स भी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जैसे कि 1989 और 1992 की रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स का नाम क्या, ये ध्यान रखना आप, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये दोस्तों रिपोर्ट दी गई है। अब इस रिपोर्ट को OECD के द्वारा दोस्तों मतलब कि दिया गया था ऐसे तो, है ना। तो इस रिपोर्ट्स को देख लो। एंड 1995 का जो रिपोर्ट रहा, कमीशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, ये जो रिपोर्ट था, इन सभी रिपोर्ट्स के अंदर यही कहा गया कि किस तरीके से एक अच्छे तरीके की सरकार लोगों के अपने कानून को बनाने में अच्छे से पार्टिसिपेट करवा के बना सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि देश की सरकार को बनाया जनता ने है। अब सरकार जिस समय जो भी कानून बनाए तो लोगों को ध्यान में रखकर बनाए। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब जैसे कि मान लो कि इस समय किसानों के द्वारा बहुत मतलब कि आंदोलन किया जा रहा है, और जो 3 कानून है उसको काला कानून करके विद्रोह किया जा रहा है। अब देखो कोई भी कानून बनता है उसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। अब उसमें चर्चा किया जा सकता है ना, उस पर डिबेट्स हो सकता है। इसीलिए सरकार को जो भी कानून बनाना चाहिए पहले लोगों के हित को, लोगों के इंटरेस्ट को देख के बनाना चाहिए, वो कानून कोई सा भी हो। यही इनका भी कहना था। अब जैसे कि एक
एक रिपोर्ट और सौंपी गई। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? एशियन डेवलपमेंट बेसिक रिपोर्ट। बेसिक मतलब इसमें बेसिक बातें कही गई। क्या कही गई? कि अच्छा शासन तभी हो सकता है जब सभी लोगों को शासन में, प्रशासन में, गवर्नमेंट में, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका, साथ रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स में उनकी भागीदारी को, उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके। देश का जो अनुसूचित जाति का लोग है, एसटी जो एससी है, उन सब की भलाई के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए हमें। अलग अलग तरह की पॉलिसी वगैरह हो गई। एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें क्या स्कॉलरशिप लेकर आना चाहिए ताकि बच्चे क्या हो, पार्टिसिपेट करने में थोड़ी इच्छुक हो, अंदर से उनको थोड़ा अच्छा भी लगे पढ़ने में, है ना। एंड लॉ मेकिंग के अंदर पूरी फेयरनेस होनी चाहिए। और देश का हर एक कानून जब भी कहीं पे लागू हो रहा है तो उस एरिया के लोग भी कानून में पार्टिसिपेट करने चाहिए ताकि बनाते समय उनको ये पता हो कि इस कानून से उनका कितना फायदा होने वाला है। तो इनका जो रिपोर्ट रहा वो बहुत बेहतरीन रिपोर्ट रहा ताकि गुड गवर्नेंस बन सके आराम से, है ना, ताकि सभी इसमें पार्टिसिपेट करे। वुमेन्स के लिए हो राइट्स, मानव ह्यूमन राइट्स पे इन्होंने बात करी, तो इन तमाम तरह की चीज़ों बात करी। तो इस रिपोर्ट्स के द्वारा भी गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तरदायित्व। ये जो पॉइंट है ना, उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यार। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन की, प्रशासन की, हमारी, हम सब की है। देखो, देश की सरकार की जिम्मेदारी हम पे शासन करने की है, अच्छे से शासन, कानून बनाने की शासन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की तरक्की में क्या कर रहे हैं। जानते नहीं ज्ञानी ध्यानचंद को गोल्फ का भगवान कहा जाता है। जर्मनी गए हुए थे गोल्फ खेलने के लिए, हिटलर मजा आ गया उसको देखते ही, अरे बंदा बड़ा काम का है, हमारे काम आएगा। ज्ञानी ध्यानचंद को अपने वहाँ पे बुला लिया इसने, अपने ऑफिस में बुलाया। हिटलर ने बोला तेरे देश ने तुझको क्या दिया है, तो मेरे लिए काम कर, हम तेरे को वो देंगे जो तेरे को देश ने नहीं दिया है। ज्ञानी ध्यानचंद की लाइन से हिटलर भी परेशान हो गया। ज्ञानी ध्यानचंद ने कहा कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझको दे या मुझको वो आगे बढ़ाए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को क्या दूं और मैं अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊं। हिटलर बोला वाह भाई, है, सल्यूट मारा वहीं पे ज्ञानी ध्यानचंद को। इसलिए दोस्त, आज जिम्मेदारी हमारी भी उतनी है जितनी गवर्नमेंट की भी है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन ठीक से होना चाहिए। लेकिन देश को जो दिमाग लग गया ना भ्रष्टाचार का, यही दोस्त देश को खोखला करते जा रहा है। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ तरक्की हुआ है, फेयरनेस आई है प्रशासन के अंदर भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की है। किसकी है? ब्यूरोक्रेसी। अब दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं लोकसभा की, हम बात करते हैं राज्यसभा की। लोकसभा के सारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, सारे मंत्री हैं, उनके कानून की बात करते हैं। तो इन सभी के पास अपनी रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल देता हूँ, जनता ने क्या किया? वोट डाला, पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाला। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जीत के अपनी सरकार बनाती है, अब इनकी सरकार चलती है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इनकी जिम्मेदारी ये है कि सबके सब लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी ये सरकार बना रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं उसको। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून बनाना। और ये कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जब तक अपनी सरकार बना सकते हैं जब तक इनको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है ना, बहुमत है इनके पास। पहली चीज तो ये होगी। एंड जब जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि मान लो कोई भी मिनिस्टर है, मान लो कोई एक एजुकेशन मिनिस्टर लेते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, ये उसको लोकसभा के अंदर जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो यह है। प्लस सभी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिव और पर्सनली दोनों तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर्सनली इसलिए क्योंकि उनके पास भी एक डिपार्टमेंट होता है। अब शिक्षा मंत्री शिक्षा को लेकर, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ को लेकर है, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस को लेकर, कपड़ा मंत्री कपड़े को लेकर, तो रोड मंत्री नितिन गडकरी जी रोड को लेकर। तो सभी का भाई एक अपना अपना मिनिस्ट्री होता है। तो ये अपने खुद के मिनिस्टर के लिए भी, जो भी इनको दिया गया डिपार्टमेंट उनके लिए भी, प्लस अगर इन सभी मिनिस्टर में से कोई सा भी कोई एक गलत काम भी कर दे तो ऐसा नहीं है कि एक ही मिनिस्टर देगा, भाई वो है तो तुम्हारी पार्टी का ही मिनिस्टर, तो सभी मिनिस्टर को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो कलेक्टिव भी है ये, सामूहिक रूप से भी और पर्सनली व्यक्तिगत तरीके से भी ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। और लोकसभा के अंदर जब ये बैठे हुए हैं तो जनता ने इनको बनाकर बैठवाया हुआ, तो जनता ने इनको वहाँ पे भेज रखा है, इसलिए ये सब के सब जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी इनकी जो है वो जनता के प्रति है। इसलिए ये जो जिम्मेदारी की जो भावना है, ये जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनको अच्छे से सही से निभाना चाहिए। हर एक काम का जो ये मैनिफेस्टो में डालते हैं ना अपने, कि मैनिफेस्टो में ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये वो करेंगे, इनको ये करना भी चाहिए। समझे, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, समझे दोस्त। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है, देखो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी दी नहीं जाती, हमेशा इसको ली जाती है। तो जिम्मेदारी जो इंसान लेता है उसको पूरी भी करनी चाहिए। अब जिम्मेदारी का मतलब होता है उस काम को 100% अपना देना उस काम के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, नौकरशाही। देखो किसी भी देश को आगे ले जाने में, कानून बनाने में,
हर एक कानून के अंदर, हर जांच के साथ उसको लागू करने में, फेयरनेस के साथ। ये ब्यूरोक्रेसी का कमाल होता है। अब ब्यूरोक्रेट्स हमारे पास, आपको पता है कि जितने भी आज हमारे अनपढ़ गवार जो नेता होते हैं वो तो एसी में बैठ जाते हैं भाई। उनका क्या काम है, उनको तो थप्पा मारना होता है सारे। अब सब नेता तो ऐसा नहीं होते हैं, कुछ नेता तो आपको पता है यार क्या होता है, पूरा देश खोखला कर रखा है। एंड जो पॉलिसी मेकिंग होता है ये सब तो हमारे अफसर बनाते हैं, जो हमारे आईएएस वगैरह जो पढ़ लिख के इतने आगे पहुंचे पड़े वो बनाते हैं सब तो यार। तो आज भी जिम्मेदारी जो देश की आगे बढ़ाने की है वो उनकी है, जो लॉ मेकिंग में अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, है ना। तो ये नौकरशाही जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिम्मेदारी अपनी सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, ताकि जो सरकार में है, जो अपोजिशन में है, प्लस जो जनता भी है। लेकिन आज राजनीति में तकड़ी हो चुकी है कि पोजीशन में ही हमेशा ये बनता रहता है, कभी कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को, बस अपना यूं ही बोलते रहेंगे, जनता जाए बाहर में। समझना मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। अब देख लो एक कौन है यार, वो पत्रकार या संबित पात्रा, देख लो सर में दर्द कर देता है यार। संबित पात्रा यार, मतलब समझ में नहीं आता आपका क्या कहना है यार। देख लो तो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, उनको जिम्मेदारी दी गई है ना। वोट का मतलब एक जिम्मेदारी होता है। सबको ऐसा लगता है कि वोट डाल के आगे बस वो जीत गया, जीत के साथ एक जिम्मेदारी मिली है। इंसान सफलता तो आसानी से प्राप्त कर लेगा, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि उस सफलता को बरकरार रखा जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नौकरशाही की एक अपनी क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और समय समय पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हमारे कार्यपालिका अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की प्रति उत्तरदायी होती है। सिंपल बात, अभी मैंने वो क्या बताया कि सरकार को चुना हमने, सरकारी जिम्मेदारी हम सब लोगों के प्रति है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमारा प्रतिनिधियों की गुणवत्ता में गिरावट। आज पता है समय क्या आ चुका है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या हो चुकी है, आज निकम्मी हो चुकी है। इस पॉइंट से समझिए आप, जितने कैबिनेट मिनिस्टर भारत के अंदर होते हैं, हमें समय समय पे जब से आ रहा है, देख लो आप प्रशासन देख लो, अब नेहरू जी का हो, उसके बाद शास्त्री जी का हो, उसके बाद आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई, फिर इंदिरा गांधी, फिर आगे चल के देख लो यार नरसिम्हा राव, इससे पहले चंद्रशेखर भी रहे, बीपी सिंह सरकार रही, एच डी देवगौड़ा रही, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, जय मोदी जी के प्रशासन देख लो। सबका अगर आप आंकड़ा निकालना चाहोगे तो किसी भी प्रशासन के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि उस प्रशासन में उस कैबिनेट ने 100% अपना दिया है। होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज एमपीज को ये कहती है कि हम तुमको एमपी हमारे टिकट से लड़ लो, हम तुम्हें क्या कर देंगे, मिनिस्टर बना देंगे। तो पता है मंत्री बनाने का भी लालच दिया जाता था। इतिहास के अंदर आपको पता है कि पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर होती थी ये फिक्स नहीं था, जिसको भी बनाए मंत्री बना सकते थे। तो जाके बाद में दोस्तों इसको 15% फिक्स कर दिया गया, यानी कि अब टोटल मेंबर का सिर्फ 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। अभी बाद में फिक्स किया गया, लेकिन पहले लालच दे के इसको बनाया जाता था। तो ये भी हमारे प्रशासन में थोड़ा मतलब क्या लो डिमेरिट्स था, है ना। बट अभी भी आपको पता है कितना ज़्यादा होता है यार। देख लो ना अभी बिहार के अंदर देख लो, नीतीश जी ने क्या कर दिया है, एक विधायक को दोस्त जो मतलब कि शामिल करवा के उसको मंत्री बना दिया है। अब इधर भाई ये करते रहेंगे वो करते रहेंगे। तो आज मंत्री का पद लालच का पद बन चुका है। क्या चल रहा बा, आज राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। हमारे एमपी में से 400 से ऊपर ऐसे एमपी है जिसके ऊपर अपराध का केस चल रहा है, लेकिन उनको फिर भी टिकट मिलता है ना। समाज का विघटन, पता है पॉलिटिकल पार्टी काम होता है किसी भी मुद्दे को, जो विकास के नाम पे मुद्दा चल रहा है उसको किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम करवाना है, समाज को विघटन करवाना है, समाज को तोड़ देना है कैसे भी करके। अब बात करते हैं हम उत्तरदायी शासन प्रणाली को, लोक सेवकों की विशेषता क्या है। अब किस तरीके से हम मतलब कि जो भी लोक सेवक होंगे हमारे, उनकी विशेषता क्या, क्योंकि मेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे सिंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए सारे पॉइंट्स। अधिकारियों की न्यायसंगत प्रयोग करना चाहिए हमें, यानी कि जो भी हमारे पास राइट्स है वो सबके तो जस्टिसेबल हो, चाहे उसमें जुडिशरी की बात आती है, एग्जीक्यूटिव की बात आती है, पार्लियामेंट की बात आती है ना। अपने जिम्मेदारी को सही से निभाना चाहिए, लोगों की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। खुशहाली किस चीज़ में है, चाहे डिफेंस में हो, हेल्थ में हो, सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर में हो, या बेसिक नीड्स की बात करूँगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात इस समय एम्प्लॉयमेंट की है। हर एक इंसान को देखो, एसएससी में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, इंसान 2018 में एग्जाम दे रहा है, 2021 तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, वैकेंसी में इंसान 200 नंबर लेकर आ रहा है, फिर भी जॉब नहीं दिया जा रहा। ये सब सिस्टम अभी चल रहा है। समय सीमा में नीतियों और योजनाओं को लागू करना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारे देश की तो यही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख पर तारीख चलाते रहते हैं, और देश के अंदर आज बात देखते हैं हम तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में ही बहुत दिक्कत आती है। कहते नहीं कि लोकतंत्र का पहिया बहुत धीरे धीरे चलता है। हम देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हम चीन जैसा बन जाए। चीन तो भाई वहाँ पे पता आपको कहाँ वहाँ पे डेमोक्रेसी है यार, तभी तो चीन इतना तरक्की कर रहा है। वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, बोलने वाला आएगा तो रास्ते से निपटा दिया जाएगा। हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट करने से पहले कानून बहुत प्रोसेस में जाता है पहले, लेकिन इस पता नीयत ठीक हो तो कानून रातों रात पास हो सकता है भाई। 370 पास हुआ ही नहीं हुआ, 3 तलाक पास हुआ ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे कानून हैं, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन पे लेकर पास हो सकता है। अब एजुकेशन का मामला देख लो यार, पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन बजट किसका है पता है आप सबको, है पता भी है, क्यूबा का है।
क्यूबा अमेरिका के बगल में एक कंट्री, छोटा सा कंट्री है, इसके बगल में मैक्सिको, जमैका, हैटी वगैरह ये सब कंट्री है। अमेरिका तक का नहीं है। अभी मैंने वो क्या बताया, अमेरिका तक का भी नहीं है। क्यूबा का हमारा देख लो 99,000 करोड़ हुआ करता था, उसको काट कर 92,000 करोड़ कर दिया गया। यानी कि समय समय पर देश की सरकार बजट घटा रही है। लक्ष्य 6% हुआ करता था, अभी भी हम 3.3% के ऊपर है। यानी कि कह सकते हैं कि दोस्तों देश में पैसे कमी नहीं है, कमी तो से भी नियत की है। तो इस तरीके से हम पॉलिसी जो भी बन रही है उसको समय पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, वरना उसका फायदा नहीं रहेगा। उपलब्धि अभिमुख व्यवहार, यानी कि देश के अंदर ऐसा शासन हो ताकि उसकी उपलब्धि ज़्यादा हो, कमियां कम हो। बात करते हैं स्वच्छ शासन की बाधाएं क्या क्या है। आज इस समय कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। भ्रष्टाचार मेरे इस लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। अभी आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ भ्रष्टाचार की। दोस्तों ये सारी बात यह है कि ये सब हमें बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, जिस लिस्ट को मैं आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि कौन सा घोटाला कब हुआ है, ताकि आप समझ पाओ हमारे देश के बारे में थोड़ा। 1995 के अंदर हुआ था कस्टम टैक्स घोटाला, 43 करोड़ रुपए का हुआ था ये, ठीक है। 1995 में हुआ था कॉबलर घोटाला 1000 करोड़ का। 1995 में हुआ था दिनार हवाला घोटाला 400 करोड़ का। 1995 में हुआ था मेघालय वन घोटाला 300 करोड़ का। 1996 में हुआ था उर्वरक आयात घोटाला 1300 करोड़ का। और 1996 में हुआ था चारा घोटाला, आज भी जेल में काट रहे हैं कलालू जी, चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का था वो। 1996 में हुआ था यूरिया घोटाला 133 करोड़ का। 1997 में हुआ था बिहार भूमि घोटाला 400 करोड़ का। 1997 में हुआ था म्यूचुअल फंड घोटाला, नाम सुना होगा 1997 में, है ना, 1200 करोड़ का होता दोस्तों। 1997 में हुआ था सुखराम टेलीकॉम घोटाला 1500 करोड़ का। 1997 में एसएनसी पावर घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है, दिन निकल जाएंगी, इन सब लिस्ट को गिनते हो। इसके पीछे भी लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को, देख लीजिए दोस्तों। टीका देखो, टीका पौध घोटाला 8000 करोड़ रुपए का, देख लिए भाई। केतन पारिक, थोड़ा मेन घोटाले पे आते हैं। मेन तो सारे घोटाले हैं, सब करोड़ों में जा रहे हैं घोटाले तो यार। ताज कॉरिडोर घोटाला 175 करोड़ का होता 2006 के अंदर। पंजाब सिटी सेंटर घोटाला 1500 करोड़ का 2006 में हुआ था। काला धन लगभग 2,10,000 करोड़ का घोटाला 2008 के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार थी। ये देखो, ये सब जो घोटाले हो रहे हैं उस समय कांग्रेस की सरकार रही है। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि जो कांग्रेस सपोर्टर होगा वो कमेंट में आके मेरे को गाली देना मत स्टार्ट कर देना यार। मैं कोई इस मुद्दे को कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, लेकिन इस समय कांग्रेस की सरकार थी, आप इसमें बात को समझ सकते हो, ठीक है। 2008 में होता सत्यम घोटाला, 2008 में होता सैन्य राशन घोटाला। चलिए थोड़ा साइड करते हैं इसको, इस वाली लिस्ट पे आते हैं हम थोड़ा एंड में आ जाते हैं। कुछ बंदे जो फेमस घोटाला हमारे घर में या दोस्त हमारे देश में, सिंपली 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का घोटाला है। ये कॉमनवेल्थ घोटाला है 70,000 करोड़ रुपए का। आई होप दोस्तों ये घोटाले की लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। लिस्ट डाल दूंगा मैं वेबसाइट पे, अपने जाके वहाँ पे देख लेना। तो भ्रष्टाचार का दिमाग हमारे देश में लगा पड़ा है, इसको ठीक करने की मंशा हमारे देश के नेता में होनी चाहिए, वरना ये मुझे लगता नहीं दोस्तों ये घोटाला ठीक हो सकता है। अभी मैंने बताया नहीं, राजीव गांधी की लाइन क्या थी, ऊपर से 100 रुपये आता है, 15 रुपये नीचे पहुँच पाता है, 85 रुपये लोगों के जेब में चला जाता है। अब जब भ्रष्टाचार जब देश पर रहेगा, तरक्की कहाँ से करेगा। देखो ना यार, अभी आपको मैंने बताया ही कि अमेरिका के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो ताकतवर इतना बना पड़ा है। अमेरिका के ऊपर भारत का लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी कि अमेरिका को भारत को देना है लगभग 216 अरब डॉलर का खर्चा है। अब इसमें आप क्या कहोगे बताओ यार। चाइना और जापान को मिला दे हम तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा, 1 ट्रिलियन अरब डॉलर का कर्जा है अमेरिका के ऊपर। यानी कि अमेरिका को, जापान और चीन को 1 ट्रिलियन अरब डॉलर रुपये देना है। समझे आप इस बात को। अमेरिका अपने नासा, अपने टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस और अपने उस रिसोर्स की वजह से आगे आज, समझे इस बात को। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देश को पहले भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पड़ेगा। एंड सेकंड प्रॉब्लम जो को मुझे लगता है भारत के अंदर ज़्यादा है, ये वो है जनसंख्या वृद्धि की। हमने दोस्त से भारत के जब आज़ादी जब भारत को मिला था 1947 के अंदर, उस समय आबादी हमारी 37 करोड़ 17 लाख हुआ करती थी। 37 करोड़ में मान के चलते हैं यहाँ पे। आज हमारी आबादी 137 करोड़ है। हमने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन बच्चा पैदा करने में महारत हासिल कर रखा है, और इसलिए आज हमारी इतनी है। आज देश की सरकार को ये चाहिए कि हमें जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकें, इसके ऊपर पॉलिसी लाना बहुत जरूरी है ना। हमें ऐसा लगता है यार कि अब देखो जनसंख्या एक पढ़े लिखे लोग ही समझ पाएंगे। और देखो 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी हम इंप्लीमेंट किया ना चाइना ने भी, हमें भी हमारी समय है ना। तो देखो जनसंख्या को भी हम रोक पाए। हम हमेशा सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते बेरोजगारी या गरीबी महामारी के लिए, थोड़ी हमारी भी जिम्मेदारी है, ताकि हम बच्चा पैदा करने में थोड़ी कमी लाए। और इस लॉकडाउन ने थोड़ा बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लोग घर में ही रहे यार। हिंसा की संस्कृति हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। देखो जिस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी पाया जाएगा वहाँ पे हिंसा होना लाजमी है। अब एक चीज़ देखो, हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करवा लो, बहुत आसान है हमारे देश के अंदर होना ये, और पढ़े लिखे लोग इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। देखो दोस्त ऐसे ही बहुत सारे चैनल हैं, उन चैनल का मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक चैनल तो ऐसा है वो इतना नीचे गिर गया, उस चैनल का मैं नाम लिए बताना चाहता हूँ। उस जैसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा।
वो क्या करता है कि भाड़े के टंडू को बुलाता है, वो कोई हिंदू को कोई मुस्लिम को बुलाएगा, डिबेट करवाएगा, हिंदू मुस्लिम करवाने का बस काम करता है वो। बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे आप सभी को, मैं लास्ट वीडियो अपने बता चुका हूँ। तो ये सारी घटनाएं हमारे देश के अंदर हो रहा है। सुशासन स्थापित करने के उपाय क्या क्या है? लोगों की सहभागिता बढ़ाओ, पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी लेकर आओ हमारे देश के अंदर। हर एक काम, किसान से लेकर रेडी वाला, पटरी वाला, सब कुछ टेक्नोलॉजी से अपना काम करता हो। कैशलेस सोसाइटी मोदी चाहते नहीं बनाने के लिए, कैशलेस सोसाइटी है जहाँ पे सब कुछ ये हो। लेकिन कैशलेस सोसाइटी बनाना इतना आसान भी तो नहीं है यार, सभी को पहले सिखाना भी तो पड़ेगा, ये हो जाता है। ठीक है, तो भारत का हर एक गांव के अंदर टेक्नोलॉजी का मतलब कि जैसे बढ़ेगा, देखो साइंस तरक्की करेगा, देश के अंदर टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगा हमारी। तो इसी पे हमारे देश डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा हमारे देश में साइंस, टेक्नोलॉजी और हर एक लोगों को रोजगार मिले, देश तरक्की करेगा। इसमें हमारी FDI का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, 1991 के बाद इसका पॉलिसी बहुत ज़्यादा हमारे देश में ढीला पड़ गया था। अब देखो 1991 में मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, भारत की कंडीशन ऐसी थी, हमें सोना कर्ज रखने में पड़ गया था। अब उस कंडीशन में जब हम बात करते हैं यार, तो उस समय प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बात करते हैं हम, निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण, निजीकरण और क्या होगा, वैश्वीकरण। और उसी समय से भारत की जो थोड़ी इकोनॉमी है वो सही पकड़ी भी, लेकिन अभी भी भारत को बहुत ज़रूरत है कि इन समस्याओं को दूर करे, ताकि तभी भारत कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि दोस्त इस समय हमारे देश की तरक्की पे इस समय जो सबसे बड़ा दिमाग लगा है वो लगा है भ्रष्टाचार का, और मेन जो है भाई वो बेरोजगारी का। आई होप भी जल्दी समस्या खत्म हो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो रोजाना लेकर आता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।